मित्रों नमस्कार। संस्कृत गौरव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम आपको प्रयत्न के बारे में बताया था, हम लोगों ने प्रयत्न क्या है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, किन किन वर्णों के प्रयत्न बाह्य होती है, किन की आभ्यंतर होती है, ये सब ने पिछली कक्षा में आपको अच्छे से बताया था। आज हम आपको व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं और परिभाषाएं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवश्य पूछा जाता है कि व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञा, जैसे पूछ लिया कि वृद्धि संज्ञा किसको कहते हैं, किन किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, किसकी गुण संज्ञा होती है। ऐसे प्रश्न आपको अवश्य परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, हम इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं। तो व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं व परिभाषाएं। तो पहला है आपका वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा, तो वृद्धि संज्ञा क्या है? इसका सूत्र होता है वृद्धिरादेश। इसका सूत्र होता है वृद्धिरादेश। ठीक, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र अगर पूछे वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धिरादेश। वृद्धि संधि नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये वृद्धि संधि नहीं है, वृद्धि संज्ञा है। संज्ञा और संधि में अंतर होता है, क्योंकि लोग अक्सर इसी में क्या होते हैं, गलत कर जाते हैं कि संज्ञा और संधि समझ के दोनों को एक समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, वृद्धि संज्ञा और वृद्धि संधि में अंतर है। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र आपका वृद्धिरादेश होता है। ठीक, अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये हमको मिलता है वृद्धि आत एच। तीन चीज हमको मिले, तीन शब्द। अब वृद्धि आत एच, आत में ता की क्या होती है, इत संज्ञा हो जाती है। ता की क्या होती है, इत होती है। ठीक, एच प्रत्याहार है आपका। जब ता की संज्ञा हो जाती है, इसमें क्या बचता है आपको, आ बचता है ना? इसमें आपको आ बचता है। एच प्रत्याहार होते हैं। एच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है, ए और औ। ठीक, एच प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण हैं, ए और औ। अब देखिएगा प्रश्न कैसे मिलता है आपको, कि पूछता है किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। आपको विकल्प में चार ऑप्शन दे देगा। जैसे ये एक मान लीजिए ये है, एक ये हो गया, और एक ये, और एक इसमें आ दे दिया, या इनमें से कोई नहीं, या लिख दिए सभी। ठीक, तो आप जब जानते रहेंगे कि किन किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, तो आप तुरंत बताएंगे आ की, ऐ की और औ। ये तीन वर्ण जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। ठीक, जैसे त्याग, उदाहरण के रूप में देखते हैं हम। जैसे त्याग, त्याग में क्या मिला हमको, आ। हमको क्या मिला, आ मिला। ठीक, उसके बाद सदैव, सदैव, सदैव में हमको क्या मिला, ऐ मिला। समझ आता है ना? फिर उसके बाद महौषधि, महौषधि। अब इसमें क्या मिला हमको, इसमें हमको औ मिला। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है कि वृद्धि संज्ञा जो तीन वर्णों की होती है, कौन कौन, आ, ऐ और औ। अगर कोई पूछे वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे वृद्धिरादेश। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका गुण संज्ञा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है, गुण संख्या किन किन वर्णों की होती है। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे
जाते हैं। गुण संज्ञा ये होता है अदेंग गुण, अदेंग गुण। ये सूत्र है, किसका सूत्र है? गुण संज्ञा का। गुण संज्ञा विधायक सूत्र जो होता है वह अदेंग गुण होता है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमको मिलता है अत एंग गुण। अगर हम इसका पद विच्छेद करते हैं तो हमको मिलता है अत एंग गुण। ठीक, अत में ता की क्या होती है? इत संज्ञा हो जाती है। जब इसकी ता की संज्ञा हो जाती है तो इसमें बचता क्या है आपका? आ बचता है। आ बचेगा तो एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आएगा? क्या आएगा? ए आएगा और ओ आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गुण संज्ञा 3 वर्णों की होती है। किसकी किसकी? आ, ए और ओ की। 3 वर्णों की क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जैसे रमेशा, रमेशा देख रहे हैं ना, रमेशा में क्या है? ए है। ठीक, रमेशा में ए है। महर्षि देख लो, महर्षि, महर्षि शब्द है। अब महर्षि में क्या है? आपका अर है ना, अब इसमें क्या मिला आपको? अर। ठीक, और देख लीजिए सूर्योदय, सूर्योदय। अब ये सूर्योदय में क्या मिला हमको? ओ मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि आ, ए, ओ ये 3 वर्ण जो हैं, इन तीनों वर्णों की क्या संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न 2 इससे बनेगा। एक पूछ लेगा गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप अदेंग गुण लगाएंगे, आद गुण नहीं करेंगे क्योंकि वह संधि विधायक सूत्र है। ये क्या है? संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो मिलता क्या है? अगला सूत्र है आपका संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा, तो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है जानते हैं? संयोग, हला अनंतरा संयोग। ये आपका क्या है? हला अनंतरा संयोग। ये संयोग संज्ञा विधायक क्या है? सूत्र है। हला अनंतरा संयोग, हलो अनंत। ठीक, हलो अनंतरा संयोग। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम पद विच्छेद करते हैं, ठीक, तो मिलता है हमको हल, हलक अनंतरा संयोग। ठीक, ये हमको इसका पद विच्छेद करते हल अनंतरा संयोग बनता है। अब देखिएगा, हल एक प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आपके वर्णमाला क्रम के सभी क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। वर्णमाला क्रम की आपके सभी व्यंजन आते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना? 2 या 2 से अधिक, इसका मतलब यही होता है। अगर इसको हम कहें कि 2 या 2 से अधिक यदि व्यंजन में किसी स्वर का व्यवधान न हो, अर्थात कोई स्वर न आए, तो वहां कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों में यदि किसी स्वर का आगम नहीं होता है तो क्या होता है? वो उसकी क्या संज्ञा होती है? उसकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे
देखिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लिखाने में ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रटने की विद्या जो होती है ना वो क्या होती है, कुछ ही समय में वह विस्मृत हो जाती है। इसलिए आप पहले सूत्र को समझिए। जब सूत्र को समझ लेंगे ना तो निश्चित रूप से लिखाने की जरूरत नहीं। हमने कहा कि हल अनंतरा संयोग है। यदि दो या दो से अधिक, हल माने व्यंजन होता है, आपके संपूर्ण व्यंजन, यदि दो या दो से अधिक व्यंजनों में किसी स्वर का आगम नहीं होता था, कोई स्वर नहीं आता है, तो ऐसे शब्दों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखें, जैसे राष्ट्र, राष्ट्र है एक शब्द है ना, अब इसमें क्या है, हमको आप मिला क्या, स्वर मिला ना, क्या मिला और क्या मिला, अब इसमें कोई स्वर है, ये हलंत लगा है, ये हलंत, हलंत का मतलब होता है कि व्यंजन वर्णों में स्वर विहीन वर्ण। व्यंजन जो होता है अर्धमात्रिक होता है ना, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है, अगर इसमें हलंत लग गया इसका मतलब है इसमें आ स्वर नहीं है, ठीक, तो इसमें कोई स्वर है, कोई स्वर नहीं है, इसमें स्वरों का व्यवधान नहीं हुआ है, इसलिए इनकी क्या हो गई, संयोग संज्ञा हुई, इसलिए इनकी क्या हो गई, संयोग संज्ञा हुई। जैसे पुष्प, पुष्प, अब इसमें क्या होगा, पुष्प हम देखेंगे, इसमें हमको स मिला, ठीक, इधर हमको क्या मिला, प मिला, स और प के बीच में किसी स्वर का आगम नहीं हुआ, कोई स्वर नहीं आया, इसलिए इनकी क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। अग्नि देख लीजिए, अग्नि, इसमें क्या है, ग है आपका और क्या है, न है, ग और न के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए अग्नि की भी क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। ऐसे प्रश्न पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ठे गलत रहेगा, 1 सही रहेगा, ठीक, उसी में पूछेगा किसमें संयोग संज्ञा हुई है, किस शब्द में संयोग संज्ञा हुई है। अगर आप जानते रहेंगे कि संयोग संज्ञा माने होता क्या है, तो आप अवश्य कर ले जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, तो आप उसको रटेंगे, रटने के बाद 1 घंटे के बाद फिर क्या करेंगे, आप भूल जाएंगे। इसलिए आप इसको समझिए, यदि किसी व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजन में अगर स्वर नहीं आता है, तो ऐसे वर्णों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला है आपका सवर्ण संज्ञा, नहीं अनुनासिक संज्ञा, क्रम से पढ़ते चलते हैं। अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक होता क्या है जानते हैं? अनुनासिक संज्ञा सूत्र होता है मुख नासिका वचनों अनुनासिका, ठीक, मुख नासिका वचनों अनुनासिका, ये सूत्र होता है किसकी, अनुनासिक संज्ञा की होती है। तो समझिएगा बहुत ही सिंपल है, आपके इसका मतलब अगर इसको हम पदच्छेद करेंगे तो मुख और नासिका, मुख और नासिका की सहायता से जो जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनकी क्या संज्ञा होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। फिर सुनिएगा, मुख मतलब कंठ और नासिका, कंठ और नासिका, कंठ और नासिका से जी, नासिका माने नाक, कंठ और नाक से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन उन वर्णों की संज्ञा जो होती है वह अनुनासिक संज्ञा होती है। समझ में आया? जैसे आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत वर्गों, प्रत्येक
स्पर्श व्यंजन के वर्गों का पांचवा अक्षर आता है। स्पर्श व्यंजन के वर्गों का कौन सा अक्षर आता है? पांचवा अक्षर। आप सुने होंगे इंदर्णम नाम नासिकाचर, ये सूत्र होता है ना, ई म न ड़ न, ये और ये आदि के क्या है? नासिका वर्ण है। इनका उच्चारण हम करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं? अगर हम बोलते हैं तो कंठ और नाक दोनों की सहायता से क्या करते? इनका उच्चारण करते हैं। प्रैक्टिकली आप करके देख लीजिएगा ना, निश्चित है आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक, तो अगर कोई पूछे किन किन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है, तो आप बताएंगे कि वर्गों का स्पर्श व्यंजन जितने हैं उनके वर्गों का पांचवा अक्षर और अंग इनका अनुनासिक संज्ञा होती है। अब परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि अनुनासिक संज्ञा किन वर्णों की हुई है, किस वर्ण की हुई है परीक्षा में, तो आपको चार ऑप्शन दे दिए। एक ये दे दिया, ठीक, क दे दिया, ग दे दिया और इधर आपको घ दे दिया। अब आप पता करिए कि किसकी संज्ञा अनुनासिक हुई है, तो आप जानते रहेंगे तो क्या करेंगे, तुरंत आप कहेंगे यही सही है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है मुख और नासिका दोनों की सहायता से होता है, इसलिए अनुनासिक संज्ञा पहला सही है ना। अगर नहीं जानते रहेंगे तो कहीं आप इसको मार देंगे, नहीं ये मन कहेगा तो इसको मार देंगे ना। ऐसे क्या होते हैं, प्रश्न गलत हो जाते हैं। संस्कृत ही एक ऐसा विषय है, अगर आप जरा सा मेहनत किए हल्का सा, तो आपको पूरा का पूरा नंबर देकर जाती है। इसलिए संस्कृत लोग साइंस पढ़ने वाले जो होते हैं वह अपने टेट की परीक्षा में, शिक्षक पात्रता की परीक्षा में साइंस पढ़ने वाले भी संस्कृत पढ़ते हैं। जो अंग्रेजी का मास्टर होता है वो भी संस्कृत लेता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो है सबसे ठोस नंबर देने वाली सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आप जरा सा मेहनत किए तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट का चयन करते हैं। अब चलते हैं, इसके बाद आता है कि सवर्ण संज्ञा। इसके बाद आप आता है क्या, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा क्या होता है? नाम से ही पता चला, सवर्ण सेम वर्ण। अगर हम निकाले इसका अर्थ सवर्ण, सवर्णी क्या होता है? जिसका कुल खानदान एक हो वही तो सवर्णी होता ना। जैसे इसका एक सूत्र होता है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, एक सूत्र होता है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य आस्य प्रयत्नम, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। इसको अगर हम तोड़ते हैं, तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक, ऐसे वर्ण जिनका आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों क्या होता है, समान होता है, ऐसे वर्णों की जो प्रयत्न होती है, जो संज्ञा होती है, क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। फिर से बता रहा हूं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों क्या हो, समान हो, ऐसे वर्णों की क्या संज्ञा होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 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 के अंतर्गत आप देखिए आ ना, आप आ में देखेंगे, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, दोनों स्वर है ना, ये ह्रस्व है ये दीर्घ है। ठीक, इसका आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो विपरीत होता है, पूछ लेता है बहुत। मैं इसके पहले आपको बताया था,
जो प्रयत्न पढ़ा रहा था उसमें मैं आपको बताया था, अगर आप न समझे हो तो फिर से उस वीडियो को जाकर आप देखिएगा पिछली कक्षा को, तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि विवृतम स्वराणाम, स्वरों की जो आभ्यंतर प्रयत्न होती है वो क्या होती है, विवृत होती है। विवृत जो है वो स्वरों का क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो इसका उच्चारासान कंठ हुआ दोनों का, और दोनों का प्रयत्न क्या हुआ, विवृत हुआ ना। इसलिए उच्चारासान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होने के कारण इनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। समझ में आया? ठीक। इसी प्रकार से आप देखिए ई दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, इसका भी उच्चारासान क्या होता है, ई का उच्चारासान क्या होता है, ताल होता है। ई का उच्चारासान ताल होता है, और इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, क्या होता है, विवृत होता है। मैंने अभी बताया कि स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत होता है। अब इसका उच्चारण ताल और इसका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत हुआ, दोनों का समान हुआ, इसका और इसका दोनों का ताल हुआ, इसका दोनों का क्या हुआ, अभ्यंतर प्रयत्न जो है विवृत हुआ। इसलिए इनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। आगे भी चलते हैं, जैसे ना ये दो वर्ड, इसका उच्चारण क्या हुआ, ह्रस्व उ का, उपपदवानिया नाम ओष्ठ ना, इसका उच्चारण क्या हुआ, ओष्ठ हुआ, इसका क्या हुआ, ओष्ठ। ठीक। अब इसका प्रयत्न दोनों का क्या हुआ, क्या हुआ, विपरीत ना। अब दोनों का उच्चारण स्थान और दोनों का प्रयत्न सेम हुआ, समान हुआ, इसलिए इन दोनों वर्णों की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी कक्षा में बैठिए तो कलम और कॉपी के साथ बैठिए। जो नोट करने वाली चीज है उसको आप अवश्य नोट करिए, क्योंकि वो हमेशा आपको हिंट करेगा। जब कभी आप कंफ्यूज होंगे तो अवश्य उसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से फिर से आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे और हम एग्जाम्पल में जाते हैं, अगर हम डीपली और एग्जाम्पल में जाते हैं तो जैसे आपका होता है भानुदय, अब इसमें क्या है, भान और इधर क्या है, उदय। इधर आपका ह्रस्व उ हुआ, इधर आपका क्या हुआ, दीर्घ हुआ ना। अब ह्रस्व उ इधर मिला आपको, इधर आपको क्या मिला, दीर्घ उ मिला। दोनों का क्या होता है, उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ होता है। दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। जब दोनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है तो इसका क्या होता है, प्रयत्न जो होता है वो क्या होता है, विपरीत होता है। दोनों का प्रयत्न क्या है, विपरीत होता है। इसलिए इन दोनों की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक। और आगे अगर हम जाएं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऐसे ही आपको मिलता है ना, ऐसे ही आपको एग्जाम्पल में मिलता है। जैसे मुनीसा है, मुनीसा, अब इसको अगर हम तोड़े, कौन संधि है इसमें, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। मुनि धन ईसा, ठीक। मुनि ऐसे लिखा जाता है, सही भी है ना, ध्यान दीजिएगा, गलत है, ऐसे लिखा जाएगा, छोटी मुनि, मुनि धन ईसा। अब इसमें क्या है आपका, ह्रस्व ई है और इधर क्या है, दीर्घ ई है। ठीक। अब ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों का उच्चारण क्या हुआ आपका, ताल हुआ। दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या हुआ, विपरीत हुआ ना। इसलिए इन सब की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। अब हम आशा करते हैं कि आपको सवर्ण संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक। अगर कोई पूछता है सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न या प्रयत्न दोनों क्या हो, समान हो। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों क्या हो, समान हो, तो ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती
इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक चीज जान लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा आप, कुछ ऐसे भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो, तो ऐसे वर्ण की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन आपके बहुत से ऐसे व्यंजन वर्ण मिलेंगे ना, जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होगा, लेकिन वो कभी सवर्णी नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि व्यंजन वर्ण जो सवर्णी कैसे होंगे, नहीं होंगे, लेकिन दो ठे हैं उनको मान लिया गया। जैसे कि रील री वर्ण जो जैसे है ना, रील री री और री, आपका तो ये व्यंजन वर्ण तो है नहीं, इसको किसमें गिना गया है, स्वरों में भी किसी गणना हुई है ना। रील री वर्ण यो मृथा सवर्णम वाच्यम, ये सूत्र है। रील री वर्णयो मृथा सवर्णम वाच्यम। री और री वर्ण जो है इनको मृथा, मृथा माने झूठ, झूठे मान लिया गया। क्या मान लिया गया है, सवर्णी। री और री दो वर्ण हैं, दोनों को मान लिया गया है। व्याकरण शास्त्र में दोनों को सवर्ण माना गया है। आप इसको जानते रहें, बहुत से अपवाद मिलेंगे आपको, लेकिन ये है कि आपको इतने जानना है कि री और री का क्या होता है, री री वर्ण जो है आपस में सवर्णी माना गया है। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं तो आता है प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा क्या होता है, प्रगृह संज्ञा ना। अब देखिएगा प्रगृह संज्ञा में एक सूत्र होता है इदुदेद, 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 इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, द्विवचनम प्रगृह्यम। प्रगृह्यम ना, इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, ये सूत्र होता है आपका। इसमें क्या होता है, ईद, इसको तोड़ते हैं, देखो, ईद, एत ना, ईद, एत और ऊत, इन सबकी क्या होती है, प्रगृह संज्ञा। और कैसे होने चाहिए, द्विवचन होने चाहिए। ईद, एत, ऊत द्विवचनांत की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। ईद, एत, ऊत द्विवचनांत की प्रगृह संज्ञा होती है ना। जैसे हरि एतो, हरि एतो, ठीक, हरि एतो। अब इसमें ई की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। क्योंकि ईत मतलब ई ही बचाना, इसमें क्या है, ई ही बचाना। ये क्या होगा, इसकी लोप हो जाएगी, इसकी भी लोप हो जाएगी, इसकी भी, मतलब आपको मिल क्या रहा है, आपको ई मिल रहा है, ऊ मिल रहा है और ए, ये तीन वर्ण की जो होती प्रगृह संज्ञा होती है। कैसे होने चाहिए, द्विवचनांत होने चाहिए। ठीक, तो जैसे हरि एतो, हरि एतो, हरि में ई की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है, लेकिन द्विवचनांत होने चाहिए ना। जब हरि का रूप चलेगा तो ये हरि जो है ये द्विवचनांत, उसमें बड़ी ई का मंत्र रहेगा, ये आपके द्विवचनांत है। इसलिए हरि में ये बड़ी ई हो गया तो ये द्विवचनांत हुआ। द्विवचनांत की क्या होती है,
प्रगृही संज्ञा होती है, इकारांत द्विवचनांत की प्रगृही संज्ञा होती है। उसी प्रकार से विष्णु इमौ है, विष्णु इमौ, इमौ ना, इसमें क्या है, उ है, ठीक, द्विवचनांत है, इसलिए इसकी क्या होती है, प्रगृही संज्ञा होती है। इसलिए इसकी क्या होती है, प्रगृही संज्ञा होती है। आगे है आपका पचेते इति। पचेते इति जैसे होता है ना, पचेते इति शब्द है। अब पचेते में ए है द्विवचनांत, इसलिए इसमें क्या होती है, ए की क्या होती है, प्रगृही संज्ञा होती है। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको आज की कक्षा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कृपया आप सब इसको अपने मित्रों के पास भी शेयर करें और लाइक करें। अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें हमारे संस्कृत गौरव चैनल को, जिससे कि प्रतिदिन आपको नए नए टॉपिक पर सुंदर ढंग से नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। बस धन्यवाद।